लोगों से कनेक्ट कम करना, आइसोलेटेड रहना, ट्रस्ट इश्यूज हो जाना और किसी पे भी हद से ज़्यादा शक करना। भाई वो जो बंदा था उसने ऑलरेडी ऐसी सिचुएशंस अपने पास्ट में देखी हुई थी, तो इस वजह से क्या था कि उसने हर सिचुएशन को समझा, अपने आप को इवॉल्व करा और अपने गोल्स को अचीव कर लिया। जब आप ज़िंदगी में बहुत अच्छा ग्रो करते हो तो आपके अंदर एक कामनेस, इमोशनल कंट्रोल और सिचुएशंस को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने की और समझने। बहुत बड़े बड़े लीडर्स हो गए या एंटरप्रेन्योर्स हो गए, जितने भी लोगों को आप सक्सेसफुल लोगों को अगर आपने देखो तो उनके पास भी यही एक सर्वाइवल मेंटालिटी है। डीले ग्रेटिफिकेशन, यानी भाई ठीक है मुझे कल चल करके अगर सक्सेस मिलती है तो भाई ठीक है, मैं जो मेरे लिए ज़रूरी है मैं उस चीज़ में ही टाइम है इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है। और जो फेज़ अभी चल रहा है अगर कल चल करके ये फेज़ ना आए तो मैं उसमें क्या मुझे करना है, मैं ये सब चीज़ें देखूँगा। सो हेलो गाइस, होप करता हूँ हम सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है हर्षित चौहान और मैं लेके हाजिर हूँ एक नई वीडियो अपने चैनल की, जिसका टॉपिक है सर्वाइवल मेंटालिटी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर लोग किस तरीके से डार्क टाइम्स में अपने आप को रिबिल्ड करते हैं, किस तरीके से ज़िंदगी का जो भी एक सर्वाइवल जो एक फेज़ होता है उसमें स्ट्रगल के सामने घुटने नहीं टेकते। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने दो सिनेरियो रखता हूँ। पहला सिनेरियो, एक बंदा जो कि शुरू से ही कंफर्ट में रहा है और उसको ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में फेलियर्स, डिस्कम्फर्ट और ऐसी सिचुएशन में, यानी नेगेटिव जो लाइफ की सिचुएशन है, उसने कभी ऐसी सिचुएशन उसने फेस नहीं करी है। और इस जो सिनेरियोज़ में उसने ये सब चीज़ें फेस करी नहीं, तो बाहर की दुनिया में निकलता है अपने एम्बिशन, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। तो होता क्या है कि भाई उसको पहली बार रिपीटेड फेलियर्स और लोनलीनेस, आइसोलेशन, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब इस चीज़ की वजह से होता क्या है कि भाई वो अपने गोल्स को करने के लिए बाहर निकला था दुनिया के, उसे लगने लगता है कि भाई नहीं, अब मैं वापस जो है अपने कंफर्ट में चले जाता हूँ, मैं वहीं पे ही ठीक था। तो इस वजह से होता क्या है कि भाई वो काम तो बड़े तरीके से स्टार्ट करता है लेकिन बीच में ही उसको छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने सिनेरियोज़ बताया कि भाई उसने आज तक कभी ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस या लोनलीनेस हो गया, रिपीटेड फेलियर्स हो गया या रिजेक्शंस हो गया, इन सब चीज़ों को कभी फेस नहीं किया है, तो इस वजह से जो है उसने उसको छोड़ दिया है। लेकिन बात है दूसरा केस सिनेरियो। दूसरा केस सिनेरियो क्या कहता है कि एक बंदा जिसने बचपन से ही फेलियर, रिपीटेड फेलियर्स, आइसोलेशन, टफ कंडीशंस, और हमेशा से ही जो लाइफ की टफ कंडीशंस है उसको झेला है, तो वो जब अपने गोल्स के लिए बाहर की दुनिया में निकलेगा तो उसका जो माइंडसेट होगा वो बहुत अलग होगा। वो स्ट्रगल के सामने घुटने नहीं टेकेगा और अपनी आप को आइसोलेशन हो गई या फिर अकेले में रह करके बढ़िया तरीके से रीबिल्ड करेगा और लॉन्ग टर्म की सोचेगा। देन उसके बाद इस चीज़ से होगा क्या, वो अपने गोल्स तक बहुत बढ़िया तरीके से पहुंचेगा भी और उनको बढ़िया तरीके से अचीव भी करेगा। जो पहले वाला बंदा था उसने शॉर्ट टर्म में सोचा कि भाई मैं फटाफट कर लूँगा, मैं सेटल हो जाऊँगा, ऐसा कर लूँगा। लेकिन हुआ क्या, ऐसे एनवायरनमेंट में पला बड़ा हुआ जिसमें अच्छा समय था और इस वजह से हुआ क्या, उसका जो मिशन था वो हो गया फेल। लेकिन जो बंदा उस चीज़ को टॉलरेट करना जानता था, यानी दूसरा केस सिनेरियो कि भाई वो जो बंदा था उसने ऑलरेडी ऐसी सिचुएशंस अपने पास्ट में देखी हुई थी, तो इस वजह से क्या था कि उसने हर सिचुएशन को समझा, अपने आप को इवॉल्व करा और अपने गोल्स को अचीव कर लिया। तो सो गाइज, अब बात करते हैं कि सर्वाइवर मेंटालिटी आखिर है क्या चीज़। सो गाइज, सर्वाइवर मेंटालिटी एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जो कि डेवलप होती है कब, जब आप ज़िंदगी में रिपीटेड फेलियर्स, रिजेक्शन, लोनलीनेस या आइसोलेशन और
या टफ कंडीशंस है, इन सब चीज़ों को फेस करते हो और इन सब स्ट्रगल्स के सामने घुटने नहीं टेकते हो, तो इससे होता क्या है, लॉन्ग टर्म में आप एक बोलते नहीं सर्वाइवर मेंटालिटी, इस चीज़ को डेवलप कर लेते हो। तो जब ये चीज़ डेवलप हो जाती है तो इससे होता क्या है कि भाई जब आप ज़िंदगी में बहुत अच्छा ग्रो करते हो तो आपके अंदर एक कामनेस, ओके, इमोशनल कंट्रोल और सिचुएशंस को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने की और समझने की एक जो स्किल होती है वो डेवलप हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स हो गए या एंटरप्रेन्योर्स हो गए और जितने भी लोगों को, आप सक्सेसफुल लोगों को अगर आपने देखो तो उनके पास भी यही एक सर्वाइवल मेंटालिटी है। क्योंकि भाई उन्होंने अपने टाइम पे जो ये सब चीज़ें थी फेस करी, और फेस करने के बाद जब वो ग्रो करे तो उनका जो माइंडसेट था वो बहुत अलग था। उन्होंने ऐसे टाइम को सर्वाइव किया जिसमें हर कोई गिव अप कर देता है। तो उस चीज़ की वजह से क्या है कि भाई उनकी जो विल पावर है हर एक चीज़ को करने की, रिस्क लेने की, वो 10 टाइम्स बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो सर्वाइवल मेंटालिटी है या एक साइकोलॉजिकल स्टेट है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल है आपकी सक्सेस को लेकर के। सो गाइस, अब आता है बिकमिंग सेल्फ रिलायंट। अब इसका मतलब क्या है कि भाई जब आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल मेंटालिटी डेवलप कर लेते हो, जो कि मैंने अभी बताया, तो इससे होता क्या है भाई, आप इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। आप अपनी प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस है वो खुद फाइंड करते हो, खुद अपने लिए टाइम निकालते हो और सिचुएशंस को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हो। और कोई भी अगर नेगेटिव सिचुएशन आती है या कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके अगेंस्ट में है, तो आप उसको तुरंत अपने तरीके से उसको बढ़िया तरीके से टैकल कर लेते हो, इफ़ यू हैव दैट व्हाट सर्वाइवल मेंटालिटी। और कहीं ना कहीं इससे होता क्या है कि भाई जब भी ज़िंदगी में स्ट्रगलिंग सिचुएशंस आपके सामने आती है, तो आपका प्लान अगर लॉन्ग टर्म गोल्स का है, तो इससे होगा क्या कि भाई आप स्ट्रगल्स के सामने घुटने नहीं टेकोगे। और इससे होगा क्या कि भाई जो एक चीज़ बोली जाती है ना कि जो भी टफ किसी काम को अगर आप कर रहे हो, तो जो टफ काम है सबसे पहले फेज़ में ही रहता है। तो उस फेज़ को अगर आप सर्वाइव कर जाते हो थ्रू डेवलपिंग व्हाट सर्वाइवल मेंटालिटी, तो इससे हुआ क्या कि आपको जो सक्सेस है वो लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाएगी। और ये जो सेल्फ रिलायंस है ये डेवलप कैसे होगी, रिपीटेड फेलियर्स, लोनलीनेस, रिजेक्शंस और प्रेशर जो सिचुएशंस है उनको फेस करने से, उनके सामने घुटने ना टेकने से, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो ये चीज़ आपको क्या बना देगी, सेल्फ रिलायंट बना देगी। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे और आपको हर एक सिचुएशन की अच्छी तरीके से जानकारी होगी, लोगों के बारे में जानकारी होगी और चेंज होती सिचुएशंस में आप अपने आप को बढ़िया तरीके से अडेप्ट कर लोगे। सो गाइज, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि है द आइसोलेशन फेज। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ का मेंशन करना चाहता हूँ, जो कि हमारे हिंदू ग्रंथों में भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट मानी जाती है। वो एक प्लैनेट है, ठीक है, जिसको एस्ट्रोलॉजी में भी एक उसको बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट माना जाता है। उसको हम केतु बोलते हैं, केतु। अब केतु है क्या, केतु को रिप्रेजेंट करते हैं डिटैचमेंट से, केतु को रिप्रेजेंट करते हैं आपकी नई शुरुआत से, केतु को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से, केतु को रिप्रेजेंट करते हैं आपकी रूट्स से। तो कहीं ना कहीं जब आपका आइसोलेशन फेज आता है, मीन्स कि भाई हो सकता है कि भाई आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बहुत टफ लो फेज चल रहा है आपका, आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जो मैंने चीज़ बताई आइसोलेशन फेज, इसमें पहली बात तो मतलब लोग भी जो है आपका साथ नहीं देते हैं। कोई भी बोलता है ना कि बुरे समय में कोई साथ नहीं देता, तो इस वजह से जब वो फेज़ आता है तो कहीं ना कहीं दिस फेज ब्रेक्स ऑल ऑफ द पीपल, यानी यही एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि भाई ये वो सबसे टफेस्ट फेज़ होता है, क्योंकि भाई आपको अपने आप को
उस फेज में रीबिल्ड करना होता है, नए तरीके से अपने आप को फिर से बनाना पड़ता है, अपने रूट्स को फिर से स्ट्रेंथन करना पड़ता है। जो आपका जो इमोशनल बैगेज है उसको आपको रोज़ कैरी करके चलना पड़ता है। तो कह सकते हो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ होता है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है इसमें गिव अप कर देते हैं। लेकिन जो मैंने जैसा बताया कि स्ट्रगल के सामने घुटने नहीं टेकते और बढ़िया तरीके से ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो सक्सेस है कुछ अलग ही लेवल की मिल जाती है। क्योंकि द थिंग इज़ कि इस फेज़ में जो बंदा डिले ग्रेटिफिकेशन, यानी भाई ठीक है मुझे कल चल करके अगर सक्सेस मिलती है तो भाई ठीक है मैं इतना ही उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करूँगा, या फिर जो मेरे लिए ज़रूरी है मैं उस चीज़ में ही अपना जो टाइम है इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है। और जो फेज़ अभी चल रहा है अगर कल चल करके ये फेज़ ना आए तो मैं उसमें क्या मुझे करना है, मैं ये सब चीज़ें देखूँगा। तो एक जो डिले ग्रेटिफिकेशन होता है वो इसी फेज़ में बहुत बढ़िया तरीके से प्रोसेस हो पाता है। और जो इस फेज़ से बढ़िया तरीके से ग्रो करके निकल जाता है, उससे होता क्या है कि भाई वो उसके लिए जो सक्सेस होती है वो कुछ अलग ही लेवल की होती है। ये फेज़ अपने आप में देखो इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि भाई अगर आप एज अ स्टूडेंट हो और एज एन एस्पिरेंट हो तो ये फेज़ आपको सिखाता है कि भाई आपके जो रूट्स है, आपकी जो फाउंडेशन है, क्या वो स्ट्रॉन्ग है, क्या ये आपको सक्सेस दिला सकती है। कहीं ना कहीं देखा जाए ये जो एक फेज़ होता है इसमें बहुत से लोग जो है गलती कर बैठते हैं, क्योंकि ये फेज़ का कोई टाइमलाइन नहीं है कि भाई अब जा करके ख़त्म होगा, कब जा करके ख़त्म होगा। ये डिपेंड करता है कि भाई आप अपने रूट्स को, अपनी फाउंडेशन को कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हो। जितना जल्दी आप अपने रूट्स को समझोगे, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझोगे, अपनी फाउंडेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते चले जाओगे, ये फेज़ उतना ही जल्दी आपको ये फेज़ उतना ही जल्दी निकल जाएगा। प्लस आप ग्रो करके, ट्रांसफॉर्म करके भी बढ़िया तरीके से दुनिया के सामने अपना जो एक बेस्ट वर्जन है वो लेके आ सकते हो। तो इन दी एंड मैं यही बोलूँगा कि ये फेज़ जो लोग बोलते हैं ना कि बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यही एक फ़ेज़ होता है जो उस फेज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही इसी फेज़ से वो बेस्ट वर्जन जो है ना आपका पॉसिबल है। और ये कह सकते हो कि दिस इज़ द डार्क साइड ऑफ मैस्कुलिनिटी, बट हर किसी को इससे गुजरना पड़ता है। और जो इससे गुजर गया वो मर्द, या बोल सकते हो कि कोई अगर फीमेल हो तो बहुत सक्सेसफुल फीमेल बन सकती है। लेकिन ये है कि ये फेज़ है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट रिप्रेजेंट व्हाट योर फाउंडेशन एंड व्हाट द ट्रांसफॉर्मेशन। केतु सिर्फ ग्रह नहीं है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो रिप्रेजेंट करती है आपके रूट्स को, नई शुरुआत को, ट्रांसफॉर्मेशन को। तो ये है। अब आते हैं कि भाई अगर ठीक है इसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी है। अब अगर मान के चल लो भाई आप अकेले पड़ चुके हो, आइसोलेशन फेज में स्ट्रगल कर रहे हो, तो इससे नेगेटिव इसका जो इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि भाई आप हर किसी से डिटैचमेंट ले लो, लोगों से डिटैचमेंट ले लो, और अपने जो काम हो गए उससे भी आप डिटैचमेंट ले लो कि भाई आपको ये काम करने का मन नहीं कर रहा है, आपको इन लोगों से मिलने का मन नहीं कर रहा है, या फिर हो सकता है कि आपको आप अपने जो थॉट्स है या फिर आपके जो प्लान्स है उसको बार बार आप बदल रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये आइसोलेशन है तो बहुत ठीक, लेकिन इस आइसोलेशन फेज़ में आपको हद से ज़्यादा भी डिटैचमेंट नहीं होना है, क्योंकि वो भी फिर क्योंकि बहुत सी चीज़ों का अफेक्ट आपकी सोशल लाइफ को अफेक्ट करेगी, आपकी इंटरनल जो इमोशंस है उसको इफेक्ट करेगी। आप इमोशनली नंब बन जाओगे, मतलब आपको बोलते हैं ना हर चीज़ में आप रिएक्ट करना बंद कर दोगे। एक होता है ना ज़रूरी रिएक्शन कि भाई चलो ठीक है कुछ सिचुएशन जो है आपके फेवर में है, उसमें आपको जो सिचुएशंस में आपको रिएक्ट करना चाहिए वो उसमें आप नहीं कर पाओगे। ओके देखो इमोशनल कंट्रोल तो बहुत अलग चीज़ है, लेकिन एक होता है ना इमोशनल नमनेस कि भाई ठीक है हद से ज़्यादा डिटैच रहना, किसी से बातचीत ना करना, वो भी देखो ठीक नहीं है। इस आइसोलेशन फेज़ में अगर आप स्किल्स हो गई या फिर आपकी जो कोई हॉबी हो गई या कोई बहुत ऐसी चीज़ जो आपको करने में बहुत मज़ा आता है, उसको आप बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप करोगे, उस चीज़ पे ध्यान दोगे, तो इससे होगा क्या कि भाई ट्रांसफॉर्म हो करके आप की जो पर्सनैलिटी है उसमें वो चार चांद लगा देगा। सो गाइज अब आता है अपना चौथा पॉइंट जो कि है
वाई सर्वाइवर्स बिकम काम। तो जो लोग इस सर्वाइवल फेज़ को अपने आप को ग्रो कर लेते हैं तो वो काम क्यों बन जाते हैं? तो वो काम इस चीज़ की वजह से बन जाते हैं कि भाई उन्होंने लॉन्ग टर्म में ह्यूमिलिएशन, फेलियर्स, रिपीटेड जो रिजेक्शंस है, इन सब चीज़ों को फेस किया होता है। प्रेशर सिचुएशंस उनको इमोशनली रिएक्टिव कम और लॉजिकल थिंकिंग के लिए ज़्यादा पुश करती है। और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में जब वो ये सब चीज़ों को डेवलप कर लेते हैं तो इससे होता क्या है कि भाई वो लोग इमोशनली रिएक्ट कम करते हैं और लॉजिकली ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि ये फेज़ उनको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा देता है कि भाई देखो, हर सिचुएशन पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है, हर सिचुएशन पे इमोशनली काम रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसी चीज़ को लेके इमोशनल जो एंड्योरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इससे आप पता चलता है कि भाई आप अपने आप को कितना बढ़िया तरीके से काम रख पाते हो सिचुएशंस में। एक होता नहीं, मैंने अभी बताया इमोशनल एंड्योरेंस, काम रखने की एबिलिटी की भाई ठीक है, बुरे से बुरा भी हो गया, कोई बात नहीं, अपने आप को काम रखना है। तो जो सर्वाइवर्स लोग हैं या फिर जो सक्सेसफुल लोग हैं या अपनी ज़िंदगी में कोई अगर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है तो उसके लिए ये जो स्किल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि कोई भी लीडर हो गया, कोई सक्सेसफुल इंसान हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, बिजनेस हो गया, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया, वो भी कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद जा कर के काम, इमोशनल जो इंटेलिजेंस है इस फेज से सीख जाते हैं और इसको डेवलप करने के बाद ज़िंदगी में अच्छा ग्रो करते हैं। सो गाइज, अब आते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि है द डार्क साइड ऑफ सर्वाइवल मेंटालिटी। सो गाइज, सर्वाइवल मेंटालिटी की भी अपनी एक डार्क साइड है, और डार्क साइड ये है कि भाई कुछ लोग जो सर्वाइवल मेंटालिटी या फिर हो सकता है कि ये स्किल को डेवलप कर चुके हैं, ऐसे फेस को सर्वाइव कर चुके हैं, तो उनमें कुछ नेगेटिव ट्रेड्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं कि भाई वो लोग हद से ज़्यादा इमोशनल नम्बनेस जो है उनके अंदर आ जाती है कि भाई रिएक्ट ना करना, ओके, लोगों से कनेक्ट कम करना, आइसोलेटेड रहना, ट्रस्ट इश्यूज हो जाना, और किसी पे भी हद से ज़्यादा शक करना और सिचुएशन को ओवर एनालाइज करना। तो ये सब चीज़ें उनमें देखी गई है। अब कहीं ना कहीं कह सकते हो कि देखो, ये सर्वाइवल जो मेंटालिटी है या फिर जो फेज से वो लोग सर्वाइव करे हैं, उस चीज़ का वो इफ़ेक्ट है। सो गाइस, अब आते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर, सर्वाइवल मेंटालिटी इन मॉडर्न वर्ल्ड। भाई एग्जाम्पल से जैसा आप देख सकते हो कि आज की तारीख में जो यंग जनरेशन है या कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा से ही कंफर्ट में रहे हैं, आज तक उन्होंने फेलियर्स, रिजेक्शंस और टफ सिचुएशंस फेस ही नहीं करी, तो इससे होगा क्या भाई? होगा ये कि भाई जब भी वो अपने गोल्स के ऊपर या आगे अपने ऊपर जब काम करेंगे तो उनको दिक्कतें आएगी, और जब उनको दिक्कतें आएगी भाई मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो होगा क्या है भाई, वो इमोशनली रिएक्ट करेंगे, चीज़ों को छोड़ना स्टार्ट कर देंगे और टफ सिचुएशन के सामने घुटने टेक देंगे, जो कि सबसे बड़ी जो मेन वीकनेस है वो यही चीज़ है। अब इसमें क्या है भाई, खुद समझो कि भाई अगर आप सिचुएशंस के सामने, स्ट्रगल के सामने घुटने टेक दोगे तो इट मीन्स यू डोंट हैव दैट विल पावर टू फेस ऑल ऑफ दैट सिचुएशंस। तो मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है कि भाई हर किसी को रिजल्ट बहुत ज़्यादा जल्दी चाहिए, हर किसी को जो है एक से ज़्यादा, या फिर जो होता नहीं कि भाई अपना टाइम जो है हद से ज़्यादा अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, नई नई चीज़ों को डेवलप करना है। तो इससे होगा कि ब्रदर, आप होगा क्या कि दुनिया अडेप्ट तो करेगी, लेकिन उसमें वो बोल सकते हो ना कि स्टेबिलिटी, सर्वाइवल मेंटालिटी एक स्टेबिलिटी का कारण भी बनती है। वो फैक्टर जो है एकदम से उसमें आपको मिसिंग दिखेगा। अब मिसिंग दिखेगा तो इससे होगा क्या, लोग जो है उस काम को लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे और उसको छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मॉडर्न वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो स्टेबिलिटी की है। एक चीज़ को पकड़ के लॉन्ग टर्म तक उसमें टाइम इन्वेस्ट करने की सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि भाई सर्वाइवल मेंटालिटी उसी चीज़ में ही आपको
जो एक स्किल है सर्वाइवल मेंटालिटी की भाई किस तरीके से स्ट्रगल्स में और टफ सिचुएशंस में के सामने घुटने नहीं टेकने, अपने आप को इवॉल्व करना है, तो वो तभी जा कर के डेवलप होगी। लेकिन बोलते नहीं कि अगर मल्टीपल चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, मल्टीपल चीज़ अगर आप कर रहे हो, मैं देखो ये कोई मैं बोल सकता हूँ कि ये नेगेटिव चीज़ नहीं है, लेकिन द थिंग इज़ कि अगर आपको बहुत बढ़िया तरीके से ज़िंदगी में अच्छा ग्रो करना है तो सर्वाइवल मेंटालिटी के बिना और उस टाइम के बिना आप ग्रो नहीं कर सकते। और जब वो मेंटालिटी डेवलप होगी तो होगा क्या कि जब वो फेस फिर से आएगा, आप क्या करोगे, आप ऑलरेडी प्रिपेयर रहोगे और उससे जल्द से जल्द सिचुएशन से लड़ करके कम बैक कर लोगे। तो मैं कह सकता हूँ कि एक होता है ना कम बैक पॉलिसी, हर किसी को कम बैक पॉलिसी बनानी चाहिए अपने लिए। कि भाई होता नहीं कि कोई गवर्नमेंट होती है, उसकी कोई दिक्कत होती है तो फिर उसके ऊपर वो पॉलिसीज़ बनाती है, तो आपको भी अपने लिए कम बैक पॉलिसी बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग बोलते हैं प्लान भी होना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ कम बैक प्लान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रदर किसी चीज़ में अगर आपको एक्सेल करना है तो वो एक ही चीज़ है, और अगर आप वो कम बैक प्लान में उस चीज़ को आप अगर ऐड कर रहे हो या फिर उस चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो याद रखना कि आइसोलेशन और जो टफ फेज़ है वो आएगा ही आएगा, और अगर उसमें अगर आपने गिव अप कर दिया तो यू विल बी फिनिश्ड। तो कहीं ना कहीं जो कम बैक पॉलिसी है उस चीज़ को डिसाइड करने के बाद वो भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज, अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट जो कि है हाउ टू डेवलप सर्वाइवर मेंटालिटी। सो गाइज, अगर आपको ये मेंटालिटी डेवलप करनी है तो सबसे पहला चीज़ क्या है, बिल्ड योर पर्पस। द थिंग इज़ कि आपको आपका जो पर्पस है वो पता रहना चाहिए, प्लस लॉन्ग टर्म तक उस चीज़ के ऊपर कैसे टिके रहना है आपको ये चीज़ भी पता होनी ज़रूरी है। ओके, जब आप लॉन्ग टर्म तक उस चीज़ पे टिके रहोगे तो होगा क्या, लॉन्ग टर्म में जो रिज़ल्ट है आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो होगा क्या भाई, बोलते ना जल्दी का काम शैतान का होता है, तो फिर शैतान को फिर बोल सकते हो कि मिलेगा भी कुछ नहीं। तो इस वजह से आपको जो आपका जो पर्पस है वो उसमें क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब क्लैरिटी होगी तो आप बढ़िया तरीके से काम कर पाओगे, प्लस उस पर टिके जब आप रहोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया तरीके से गोल मिलेंगे। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट जो कि है यूज़ पेन एज अ फ्यूल। गाइस, जब आप अपनी आप को डिस्कम्फर्ट में रखोगे, जिम हो गया या फिर जो भी डिसिप्लिन स्ट्रक्चर है, जितना इस चीज़ को आप फॉलो करोगे तो इससे होगा क्या भाई, आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो टाइम के साथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, जितने भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हो गए या फिर लीडर्स हो गए, बहुत हाई परफॉर्मर्स हो गए, तो उनको जब आप देखोगे तो अपने सिस्टम, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, क्योंकि जब कहीं ना कहीं जब इस चीज़ को रोज़ फॉलो करते हैं तो इससे होता क्या है कि भाई टाइम के साथ वो इवॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं हेल्थी वे में। तो आप अगर अपने बोल सकते हो कि जो डिसिप्लिन स्ट्रक्चर हो गया, जिम हो गया, रूटीन हो गया, फिजिकल एक्सरसाइजेस हो गया, इन सब चीज़ों को रोज़ फॉलो करोगे तो क्या होगा कि भाई आप अपने पेन को एज अ फ्यूल यूज़ करके बढ़िया तरीके से ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट जो कि है मेक योर आइसोलेशन प्रोडक्टिव। देखो गाइज, आइसोलेशन फेज में जब आप कोई स्किल या हॉबी या आपको जो भी अपने गोल्स के लिए बिल्ड करना है, आप साइलेंटली आइसोलेटेड हो करके जब उसको बिल्ड करोगे, रोज़ उस पर काम करोगे, अपने गोल्स के अकॉर्डिंग उसको लेकर के सिस्टम और डिसिप्लिन स्ट्रक्चर फॉलो करना स्टार्ट करोगे रोज़ के रोज़, तो लॉन्ग टर्म में आपको वो जो आपका विजन है वो आपको गोल्स ला करके देगा। मैंने क्या बोला, गोल्स ला करके देगा। मैंने क्या बताया था कि तू रिप्रेजेंट व्हाट, योर रूट्स, न्यू बिगिनिंग्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब आप उन सब चीज़ों पे ध्यान दोगे, अपनी हॉबी, अपनी स्किल्स, जो चीज़ आपको करनी अच्छी लगती है, तो इससे होगा क्या भाई, लॉन्ग टर्म में आप उसमें इतना एक्सेल कर जाओगे कि भाई वो आपको रिजल्ट्स ला करके देगी कि भाई आपका बहुत बड़ा नेम फेम हो जाएगा। होता नहीं कि भाई जितने भी बड़े बोल सकते हो बहुत टॉप पोजीशन पे गए हैं, जिनके पास नेम फेम है, जिनके पास पावर है, वो इसी फेज से होकर के गुजरे हैं, आइसोलेशन फेज से होकर के गुजरे हैं, सर्वाइवल मेंटालिटी वाले फेज से होकर के गुजरे हैं।
क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने डिसिप्लिन स्ट्रक्चर को फॉलो किया, स्ट्रगल के सामने घुटने नहीं टेके और अपने आप को एक अच्छी सक्सेसफुल पोजीशन में ज़िंदगी में अपने आप को प्लेस करा। सो गाइज अब आता है अपना आखिरी पॉइंट जो कि है क्या? जो कि है लॉन्ग टर्म गोल्स। गाइज जब आप लॉन्ग टर्म सोचोगे हर चीज़ के बारे में या फिर अपने गोल्स के बारे में, तो होगा क्या कि भाई आप धीरे धीरे करते करते उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, डिसिप्लिन स्ट्रक्चर को बांधोगे, उसको रोज़ फॉलो करोगे और इससे होगा क्या? धीरे धीरे करते करते उन गोल्स को आप बढ़िया तरीके से अचीव कर लोगे। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग होना अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्वाइवल माइंडसेट जो होता है लॉन्ग टर्म थिंकिंग का एकदम बोल सकता हूँ दोनों का कनेक्शन एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है। सर्वाइवल मेंटालिटी में कहना है कि भाई आप सिचुएशन, स्ट्रगल्स और इन सब चीज़ों में जब आप इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हो तो उससे होगा क्या कि भाई आपके अंदर एक क्लैरिटी रहेगी कि भाई नहीं, मुझे इसी चीज़ के ऊपर जो है अपना टाइम इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म तक। और इससे होगा क्या कि भाई स्ट्रगल के सामने घुटने आप नहीं टेकोगे और अपने गोल्स को अचीव कर लोगे। सो गाइज अब आता है अपना लास्ट पॉइंट जो कि है स्टेबिलिटी। गाइज सर्वाइवल मेंटालिटी ही सबसे बड़ा रीज़न है स्टेबिलिटी का। भाई जब आप रिपीटेड फेलियर्स, रिजेक्शंस और टफ सिचुएशंस, आइसोलेशन, इन सब चीज़ों से सरवाइव करके इवॉल्व करके जब आगे बढ़ते हो तो होता क्या है कि भाई आप नेचुरली एक स्टेबिलिटी का जो एक स्किल होती है वो भी डेवलप कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में होगा क्या कि भाई जब आपको पता लगेगा भाई ये फेज़ आने वाला है तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहोगे और उस सिचुएशन में आप बढ़िया तरीके से कम बैक कर लोगे, या कम बैक बोलो या फिर अपने आप को बढ़िया तरीके से अडेप्ट कर लोगे। और जैसे आप अडेप्ट करोगे तो इससे होगा क्या कि भाई आप और बढ़िया तरीके से इवॉल्व अपनी ज़िंदगी में कर जाओगे। एज अ फाइनल कंक्लूजन मैं इसमें यही चीज़ कहूँगा कि कंफर्ट क्रिएट्स डिपेंडेंसी एंड प्रेशर क्रिएट्स सर्वाइवर्स। गाइज जो लोग अपने कंफर्ट में हैं, दुनिया उन्हें एंटरटेन करने के लिए बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एंटरटेनमेंट है ये जो लोग कंफर्ट की ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने इसी कंफर्ट को त्याग करके उस सिस्टम को बनाया। और उस सिस्टम को जब बनाया तो आज की तारीख में ये जो लोग हैं जो कंफर्ट अपना देख रहे हैं वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो हार्श रियलिटी यही है कि देखो किसी का कंफर्ट, अगर किसी को आपको कंफर्ट देना है तो अपने आप को आपको डिस्कम्फर्ट देना ज़रूरी है, सेक्रीफाइस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कुछ सिचुएशंस में सेक्रीफाइस दोगे, इमोशनल बैटल से लड़ोगे, अपने ही साथ जो ईगोइस्टिक नेचर है उसको फेस करोगे और इस सिचुएशन में अगर आप बोल सकते हो कि गिव अप नहीं करोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर पाओगे और अपने आप को ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान की तरह प्लेस कर पाओगे। तो ये चीज़ है। सो गाइज अब मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि है परफॉर्मर मेंटालिटी। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।